कल हम लोग देखे थे मेजर 5 है ना हमारा, मेजर 5 में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के टॉप जो हमको पेपर पढ़ाई करनी है, उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और हम लोग जिस टॉपिक के लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे वो था क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, और आधुनिक सिद्धांत यही बात करता है कि व्यापार होने का कारण क्या है, साधन संपन्नता में अंतर का होना, यही ना है, इसी के कारण व्यापार होता है। यही इन्होंने कहा था, हेक्सर और ओलिन दोनों ने मिलकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये सभी पता है आप लोग को। और कल हम लोग साधन संपन्नता के मूल्य मापदंड के आधार पर इसकी व्याख्या करने का प्रयास किए थे, और जिसमें हमने ये निष्कर्ष पाए थे कि जो देश पूंजी के रूप में सस्ता होगा, जिस देश में जिस साधन सस्ता होगा, सापेक्षिक रूप से सस्ता होगा, वह उसी प्रधान वस्तु का निर्माण करेगा, उत्पादन करेगा, निर्यात करेगा, विशिष्टीकरण करेगा। क्लियर है। और जो देश जिस देश के रूप में सापेक्षिक रूप से सस्ता होगा साधन, उसका उत्पादन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 देश था, कल हमने देखा था, देश 1 क्या था, यहां पूंजी जो साधन है सापेक्षता क्या था, सस्ता था। यहां तक क्या था, श्रम सापेक्षता क्या था, सस्ता था। तो ये क्या करता था, देश एक पूंजी प्रधान वस्तु का क्या कर रहा था, उत्पादन, पहले तो उत्पादन किया, देन क्या किया, विशिष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयास किया, और लास्ट में जब अधिक उत्पादन हो जाता है तो उसका क्या करता है, निर्यात करता है, ताकि उस निर्यात से प्राप्त आय से अन्य वस्तुओं को खरीद सके जिसका उत्पादन यहां नहीं होता है। उसी तरह से हमने देखा था देश 2 जो था वो वहां श्रम सापेक्षिक रूप से सस्ता था, इसीलिए यह श्रम प्रधान वस्तु का क्या कर रहा था, उत्पादन कर रहा था, और इसका विशिष्टीकरण कर रहा था, और इसका निर्यात कर रहा था, और इस तरह से यह इस देश अपना व्यापार में शामिल हुआ था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे साधन संपन्नता के भौतिक मापदंड के आधार पर हम इस आधुनिक सिद्धांत की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। साधन संपन्नता के भौतिक मापदंड के आधार पर क्या करेंगे, सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। साधन संपन्नता के भौतिक मापदंड के आधार पर सिद्धांत की हम लोग व्याख्या करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर भौतिक संपदा क्या है, सॉरी भौतिक मापदंड क्या है। क्लियर है। भौतिक मापदंड में ये बताए थे, जिस देश में जो साधन भौतिक रूप से ज्यादा उपलब्ध रहेगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए देश 1 है और ये देश 2 है, यहां पूंजी की मात्रा किससे अधिक है, श्रम की मात्रा से अधिक है। ठीक है। यहां पूंजी की मात्रा श्रम की मात्रा से अधिक है, सॉरी ऐसा है। तो ये किसका उत्पादन करेगा, हम कहेंगे इसका भौतिक रूप से कौन सा साधन है अधिक उपलब्ध है, यहां कौन सा साधन भौतिक रूप से अधिक उपलब्ध है, श्रम। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो भौतिक मापदंड समझते हैं, फिजिकल कितना मात्रा अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है। अब हम लोग देखेंगे इसके आधार पर आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है, जिस देश में जो साधन अधिक उपलब्ध रहेगा या सस्ता रहेगा वो उस वस्तु का उत्पादन करेगा और निर्यात करेगा। ये भी हम लोग डायग्राम के द्वारा इसको देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसको इक्वेशन भी देख लीजिए, K1 डिवाइडेड बाय L1 इज ग्रेटर देन K2 बाय L2। इसका तात्पर्य क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, ये इक्वेशन का क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि देश 1 पूंजी प्रचुर वाला देश है। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, यस।
क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? या इसको हम लोग ऐसा ही लिखें, तो इसका एक तात्पर्य यह भी है, देश 2 जो है वो श्रम प्रचुर वाला देश है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इक्वेशन एक ही है, चूंकि यहां K1 ऊपर में है और K1 बाय L1 का जो वैल्यू है वो अधिक है, इसीलिए देश 1 क्या होगा? पूंजी प्रचुर वाला देश, यानी पूंजी अधिक मात्रा में अवेलेबल है। और इसका तात्पर्य यही है कि देश 2 में श्रम, तो ये इसका मतलब कल ही बताया था ना, K1 क्या है? कोई बताइए, L1 क्या है? ये जानना पड़ेगा तब ना जानिएगा K2 क्या है और L2 क्या है। ये सिंबल, इसका सिंबल का क्या मतलब है? कॉपी उलाटिए, हाँ कॉपी उलाटिए। देश 1 में पूंजी की कुल मात्रा या क्वांटिटी, तो यहां क्या होगा? देश 1 में श्रम की कुल मात्रा। K2 क्या है? देश 2 में पूंजी की कुल मात्रा, देश 2 में श्रम की कुल मात्रा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो कॉपी तो घर में रखने के लिए है कि नहीं? क्लियर हो गया? अब इसको हम लोग रेखा चित्र से बनाने का प्रयास करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि सही में जो हेक्सर रोलिन कह रहे हैं वो डायग्राम से सही होता है कि नहीं। ओके, लिख लिए सभी कोई? हाँ, कहाँ? अरे इसी को 2 बार लिखे हैं जी, सेम चीज तो लिखे हैं। तो जब इधर वाला के इसका मतलब ये पूंजी प्रचुर देश है तो ऑटोमेटिकली 2 वाला श्रम प्रचुर देश नहीं होगा? हाँ हाँ, इसको अगर ऐसा बनाओगे तो ऐसे भी होगा। L2 बाय K2 इज ग्रेटर देन L1 बाय K1 होगा, एक ही चीज है। बात समझ रहे हैं? देखो इसको हम एक और दूसरे से नहीं लिख दे रहे हैं, ये देखो L2 बाय K2 इज ग्रेटर देन L1 बाय K1। इसका तात्पर्य क्या है? देश 2 श्रम प्रचुर है, क्योंकि यहां देखो ये जो ये रहता है ना, यही डिसाइड करता है जिसका जिधर बड़ा होगा। क्लियर है ना? समझ गया इसको? आगे डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम, चूंकि डायग्राम भी आप लोग बना लीजिए कॉपी में, क्योंकि मैं जब बताऊंगा तो फिर डायग्राम आपके सामने होना चाहिए। मैं जैसे जैसे डायग्राम बना रहा हूं वैसे ही बनाएंगे। मैं ये तो डायग्राम बनाने सभी को आता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचना है तो मेरे जैसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचना है ना? डायग्राम बन रहा है सभी का? मेरे कॉपी और यहाँ बनाने में बहुत दिक्कत होता है जी। ये टेंजेंट बनाना है, ठीक है? ऐसा स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है? ये सीधा होगा, ठीक है? ऐसा टेढ़ा नहीं, देखो सीधा, ये सीधा है ना, सीधा होगा। चूंकि मेरे से ऐसा नहीं बन पा रहा है, यहाँ कोशिश कर रहे हैं फिर भी टेढ़ा हो जा रहा है जी, टेढ़ा हो जा रहा है। स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है? अब जब भी कर्व होगा ना कॉपी में बना के दिखाएंगे। देखो ये सीधा जा रहा है, ठीक है?
सीधा रेखा है, ठीक है। उसी तरह से यहां भी एक टेंजेंट खींचते हैं। ओहो कट जा रहा है। ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये ग्रीन वाला का नाम है P1 P1 और ये क्या है P2 P2। यहां हम लिए हैं वस्तु X और यहां लिए हैं वस्तु Y। दिस इज A B और ये C D। ये है आपका E और ये है F। सबका नाम देख रहे हैं ना। एक मिनट। ओके ठीक है, बात करते हैं, क्लास ले रहे हैं ना। हो गया। चलिए अब रेखा चित्र आपके सामने रहेगा, मैं वर्णन करता जाऊंगा तो आपको समझ में आता जाएगा। वस्तु Y पूंजी प्रधान वस्तु है और वस्तु X क्या है, श्रम प्रधान वस्तु है, ठीक है। देश एक का उत्पादन संभावना वक्र क्या है, AB है और देश दो का उत्पादन संभावना वक्र क्या है, CD है। क्लियर है, ठीक है ना। क्लियर है। मान लेते हैं दोनों देश, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं दोनों देश दोनों वस्तुओं का उत्पादन समान अनुपात में कर रहे हैं। दोनों देश दोनों वस्तुओं का समान अनुपात में उत्पादन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका उत्पादन कहां होगा, ओटी रेखा पर होगा। अगर दोनों देश समान अनुपात में उत्पादन कर रहे हैं तो उनका उत्पादन कहां होगा, ओटी रेखा पे होगा। तो इस तरह से ओटी रेखा दोनों उत्पादन संभावना वक्र को कहां काट रहा है, दो जगह काट रहा है, एक जगह ई बिंदु पर और एफ पर काट रहा है, ठीक है ना। दो बिंदु पर काट रहा है, ई और एफ बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है। क्लियर है। यदि दोनों देश दोनों वस्तुओं का समान अनुपात में उत्पादन करेंगे तो दोनों देश काट रहे होंगे तो दोनों के उत्पादन संभावना वक्र को, उत्पादन संभावना वक्र को ओटी रेखा दो बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु ई और बिंदु एफ पर। यानी देश ए के उत्पादन संभावना वक्र ए बी के ई एफ बिंदु पर काट रहा है और देश बी के, देश दो के उत्पादन संभावना वक्र सी डी के बिंदु ई पर काट रहा है। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ई और एफ बिंदु पर, इन दोनों पर जो स्लोप है, जो भी मेरा ढाल है, रेखा का जो ढाल है बिंदु पर, किसका ढाल अधिक है, किस बिंदु पर वाले रेखा का ढाल अधिक है। किसी भी पॉइंट पर अगर ऐसा है, इस पॉइंट पर अगर स्लोप जानना पड़ेगा तो यहां से स्पर्श रेखा खींचा जाता है, तभी हम जानेंगे, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम पूछेंगे, ये दो बिंदु है, मान लीजिए एक यहां बिंदु है
और एक यहाँ बिंदु है, तो एक स्लोप एक हो गया और एक हो गया, तो दो इसमें तो नहीं पता चल रहा है। मान लीजिए ये रेखा है, किसमें स्लोप अधिक है? नीचे वाला में, ठीक है, ढाल अधिक है। तो जिस रेखा का ढाल अधिक होता है वह उसी वस्तु का उत्पादन करेगा। कल भी पढ़े थे हम लोग। तो ये जो इस जगह अगर उत्पादन करेगा, इसका मतलब देश ए किस वस्तु का उत्पादन करेगा? ए का, मतलब वाई का, क्योंकि पूंजी प्रचुर देश है तो एफ वस्तु पर वह उत्पादन करेगा। तो क्या होगा? वह पूंजी, क्योंकि वहां पूंजी वहां अधिक सस्ता होगा उसको, ठीक है। यानी देश ए में चूंकि यहां क्या लिखेंगे? चूंकि यहां रेखाचित्र में क्या देखें? चूंकि समान उत्पादन अनुपात रेखा पर प्राप्त दो बिंदुओं ई और एफ में देखने पर पता चलता है कि एफ पर ढाल ई से क्या है? अधिक है कि नहीं? इसका तात्पर्य है कि देश वन में एक्स की अपेक्षा वाई वस्तु क्या है? सस्ती है। इसलिए देश एक को क्या करना चाहिए? वाई वस्तु का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, नाउ देश दो में देश वन से एक्स वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती है कि नहीं? देश दो में देश एक से एक्स वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती है कि नहीं? इसलिए देश दो को एक्स वस्तु का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? सर यहाँ तो बताया कि आपकी जिसका ढाल अधिक होगा, हाँ उसी का वो देश निर्यात करेगा। हाँ, तो भाई वाई किया तो एक्स कौन करेगा जी? दूसरे वाले देश को छोड़ेगा कि नहीं? अगर उसको करना रहता तो दोनों ही करता वो, लेकिन उसको दोनों करेगा तो घाटा है। इसमें क्या होगा? एक को अधिक उत्पादन करके उससे जो राशि प्राप्त होगा उसे दूसरे देश से खरीद लेगा। हाँ, खरीद लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए ना व्यापार होता है। व्यापार होने के पीछे क्या रीजन है? कि कोई भी देश सभी वस्तु का उत्पादन न करे। जिस देश जो वस्तु के उत्पादन में अधिक विशिष्टीकरण और हासिल कर सकता है, ज्यादा फायदेमंद तरीके से उत्पादन कर सकता है, उसका उत्पादन करे और बाकी वस्तुओं का खरीद ले, यानी आयात करके पूरा कर ले। अगर निर्यात और आयात है तभी तो हम लोग जी रहे हैं, हम लोग कर पा रहे, सभी वस्तुओं का प्रयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। हम क्या होता है, हमारे देश में जो उत्पादन तो वही का प्रयोग करने को मजबूर होते। बहुत सारे वस्तुओं से हमको वंचित होना पड़ता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से क्या होता है? यह स्थिति नहीं आती है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट नहीं ना है? तो चाहे हम लोग कल जो हम लोग देखे थे कीमत मापदंड, उससे भी क्लियर हुआ, और आज हम लोग देखें भौतिक मापदंड, ये दोनों आधार पर हम लोग ने देखा, दोनों आधार पर हमने देखा कि क्या होना चाहिए? किसी भी देश को साधन संपन्नता के आधार पर काम करना चाहिए और उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिस वस्तु के उत्पादन के लिए वहां साधन प्रचुर मात्रा में है या अपेक्षाकृत दूसरे देशों से साधन सस्ते हैं। क्लियर है कि नहीं? यस। तो इस तरह से जो हमने बात किया था, प्रतिष्ठित सिद्धांत जो लेकर चले थे, हेक्सर और ने उसको थोड़ा बदलने का प्रयास किया। क्लियर है? लास्ट में आप लोग क्या लिखेगा? प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना, नहीं सॉरी, आधुनिक सिद्धांत की आलोचना
क्योंकि इस सिद्धांत को आलोचना भी तो करना पड़ेगा। क्या हर 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 चीज सही है क्या? इसमें भी तो कोई कमियां हैं। तो जब भी हम लोग हेक्सर-ओलिन या आधुनिक सिद्धांत की आलोचना करेंगे, ठीक है ना, तो इसकी आलोचना में सबसे, इसकी जितने भी आलोचनाएं हैं वो क्या है, जो मान्यताएं हैं ना, यही इसकी आलोचनाएं हैं। हाँ, तो वहां इसका आंसर अलग से लिखना पड़ेगा। क्या बोले थे? 2 देश। क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल 2 देशों में होता है? अगर 3 देशों के बीच हो रहा है तो कैसे करेंगे? तब ये सिद्धांत नहीं बता पाएगा, कुछ भी नहीं बता पाएगा। 4 देशों के बीच हो रहा है तो नहीं बता पाएगा, केवल 2 देश। आप बताइए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल 2 ही देश, भारत और चीन ही के बीच व्यापार होगा? भारत एक समय में भारत और चीन के साथ, भारत अमेरिका के साथ, भारत जापान के साथ, सबके साथ तो करता है। भारत क्या करता है? निर्यात चीन को भी करता है, अमेरिका को भी करता है, जापान को भी कर रहा होगा। वैसे स्थिति में भाई आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या करना संभव ही नहीं है। तो इसकी मान्यता जो ये लेके चला है वही गलत है, इसलिए इसकी आलोचना, इसकी कमी है। नेक्स्ट, 2 देश 2 वस्तु ही चाहिए। क्या 2 ही वस्तु है? एक्स और वाई है, जेड नहीं है, रोटी और कपड़ा ही है, मोटरसाइकिल नहीं है, मोबाइल नहीं है, लिपस्टिक नहीं है ना, टूथपेस्ट नहीं है, जूता नहीं है ना? तो फिर तो कैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार ये लिमिट मान के चलता है 2 ही वस्तु है और तभी हम ऐसा करेंगे? संभव नहीं है। किसी भी सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए मान्यताओं को लेना जरूरी है, अन्यथा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मान्यता लिया जाता है। लेकिन वही मान्यता ही उसका क्या कमी हो जाता है, उसका कमी हो जाता है। ठीक है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं ये चीज? फिर क्या बोला था? 2 साधन है कि नहीं? 2 साधन। तो भाई 2 ही साधन है क्या? साधन में एकरूपता पाई जाती है। साधन एकरूपता होती है क्या? यहां का श्रमिक और अमेरिका का श्रमिक सेम होगा? आगे क्या होगा क्या? ऐसा नहीं ना। हमारे यहाँ का श्रमिक और अमेरिका का श्रमिक बहुत, यूरोपियन जो कंट्री कर रहते हैं लेबर, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, वे बहुत काम करते हैं। और हमारे यहाँ के काम आप 5 मिनट करेंगे, उसका 10 मिनट रेस्ट करें, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है ना उसी तरह का है, बोला जाता है ज्यादा देर आप काम नहीं कर सकते हैं, थक जाता है शरीर। लेकिन वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ बहुत देर काम करते हैं। तो आप कैसे बोल दिए थे कि दोनों के देशों के श्रमिक समान रूप से समरूप होंगे? भले आज जा नहीं सकते हैं, लेकिन वहां जितना रहेगा दोनों के इक्वल मान के चलना तो मुश्किल है। तो ये भी मान्यता गलत है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से उनकी जितनी भी मान्यताएं हैं, एक मान्यता ये भी लेके चला है ये कि 2 ही साधन है, और जो देश जिस साधन के मात्रा में प्रचुर रहेगा या जिस देश में जिस साधन अपेक्षाकृत सस्ता होगा उसी वस्तु का उत्पादन करेगा। और इन्होंने क्या कहा? यह भी कहा कि जो देश पूंजी प्रधान है वो कैसा वस्तु का उत्पादन करेगा? पूंजी से रिलेटेड। और जो देश श्रम प्रधान, जहां श्रम ज्यादा अवेलेबल है, वो श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन करेगा। लेकिन लियोनटिप एक व्यक्ति है, क्या नाम है? लियोनटिप, एक इकोनॉमिक्स है, लियोनटिप है ना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने रिसर्च किया। इन्होंने क्या किया? शोध करके देखा कि भाई कहीं हेक्सर-ओलिन का थियरी के बारे में जांच करने का प्रयास किया, तो यह पाया कि अमेरिका, और आज के देश में यही होता है। अमेरिका कैसा देश है? एक पूंजी प्रधान देश है। और भारत को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? क्योंकि यहां जनसंख्या बहुत अधिक है, यहां श्रमिक बहुत अवेलेबल है, श्रम सस्ता है। लेकिन अमेरिका पूंजी प्रधान देश होते हुए भी श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। और किस वस्तु का आयात कर रहा है? पूंजी प्रधान वस्तु का आयात कर रहा है। जबकि करना क्या चाहिए था? इसको पूंजी प्रधान वस्तु का निर्यात करना चाहिए। और भारत एक श्रम प्रधान देश है, लेकिन कैसी वस्तु का निर्यात करता है? ये कौन कहा है? लियोनटिप ने अपने रिसर्च में पाया है, और ऐसा ही आजकल देखा जा रहा है। क्या भारत मोबाइल का निर्यात नहीं करता है? क्या भारत केवल चावल और गेहूं का ही निर्यात करता है? बहुत तरह के टेक्नोलॉजी का निर्यात करता है। हमारे यहां ऐसे ऐसे मशीन बनते हैं, एचईसी को देख रहे हैं? एक समय एचईसी पूरे विश्व के जितने भी फैक्ट्रीज, कारखाने होते थे, इंडस्ट्रीज, उनको मशीन देता था। एक्सेसरीज नहीं, जो फैक्ट्री में जो मशीन लगते हैं ना, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री है जो मशीन से ये पुर्जे बनाते हैं। ये पुर्जा नहीं बनाता था, ये मशीन, जो पुर्जा बनाने वाला मशीन को ही बना देता था। आप समझिए, जो कि मशीन बनाने वाला को ही देता था। समझ में आ रही है?
तो समझिए कि भारत पूंजी प्रधान वस्तु का निर्यात कर रहा था कि नहीं, कर रहा था ना। तो हेक्सर-ओनिन का जो मान्यता लेकर ये जो किया था कि पूंजी प्रधान वाला देश पूंजी प्रधान वस्तु का निर्यात करेगा और श्रम प्रधान वाला देश श्रम प्रधान वस्तु का निर्यात करेगा, गलत साबित हो रहा है कि नहीं। तो लियोनटिफ ने ये पाया कि हेक्सर-ओनिन का जो बात है वो लियोनटिफ विरोधाभास से प्रतीत होता है कि ये भी कमी है। तो इस तरह से कई चीजें हैं, हालांकि इसकी श्रेष्ठता भी है। प्रतिष्ठित सिद्धांतों से ये थोड़ा आगे जाके बात किया और उन्होंने केवल एक सिद्धांत लिया, एक साधन लिया था श्रम, इसने पूंजी को भी जोड़ दिया। दो साधन लेके बात करने का, व्याख्या करने का प्रयास किया और सही में दिया भी। तो कुछ फायदे भी, कुछ अच्छाइयां भी है इस सिद्धांत में और कुछ इस सिद्धांत की कमियां भी हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि हेक्सर-ओनिन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, तो स्टार्टिंग से जो मैंने बातें की है, आज भी जो मैंने बातें की, आलोचना को लिखना है और निष्कर्ष में उसकी थोड़ा श्रेष्ठता को बता देना कि अच्छा है प्रतिष्ठित सिद्धांतों की तुलना में, तब आपका आंसर एक बैलेंस्ड वे में बन जाएगा और आपका आंसर बहुत कंप्लीट आंसर बन जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या इसको? हाँ, लियोनटिफ तो आलोचना में ही चला गया, आलोचना में ही चला गया। और जब निष्कर्ष से जो बोल रहे हैं, सारांश में जो लिख रहे हैं, उसमें आपने बताया ना कि ये श्रेष्ठ क्यों है कि उसने दो साधन को लिया और दो वस्तु को लिया, दो देशों को लेकर चला। वो तो एक साधन दो देश लिया था और दो वस्तु लिया था, तो कहीं ना कहीं उसकी तुलना में थोड़ा और आगे गया और अच्छी बताने का प्रयास किया। सामान्यतः यही होता है कि जो देश पूंजी प्रधान होता है पूंजी प्रधान करनी, लेकिन वर्तमान समय बदल गया है और लियोनटिफ की बातें अक्षरशः सत्य है। भारत उसका एग्जाम्पल है। भारत श्रम प्रधान देश है, जहां श्रम अपेक्षाकृत पूंजी से सस्ती है, इसके बावजूद भी हम लोग पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। इसीलिए यह कहना सही नहीं है कि केवल पूंजी प्रधान है तो पूंजी प्रधान वस्तु का निर्यात करेंगे, श्रम है तो श्रम प्रधान वस्तु का निर्यात करेंगे। और इस तरह से कंक्लूड करके आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत को लिख सकते हैं? एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं? इजीली। आपके पास बुक है, बुक का भी मदद लीजिए और इसको एक अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए और अच्छा लिखिए। डायग्राम दो है, दोनों छोड़ना नहीं है, सही से इक्वेशंस को लिखना है जो इक्वेशन में बताया था। सिंबल को याद कीजिएगा, जैसे में ABCD कहां देना है वो सब अपना से याद कीजिए। आपने आप ऐसा नहीं है, देखो इस चीज को ध्यान देना, इस चीज को ध्यान देना। जैसे मैं यहां लिया हूं B लिया हूं, है ना, तो आप इसको C भी ले सकते हैं, बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी तरह से एक्सप्लेन भी करिएगा। जैसे EF लिए हैं तो FZ GZ जो आपको लेने का मन है लीजिए, लेकिन व्याख्या भी उसी हिसाब से करना सीख जाइएगा तो आप आराम से इसको नाम भी बदल सकते हैं। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि मेरा ही सिंबल के जो नाम लेंगे तो इसको करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत को खत्म किए हैं। क्लियर है? आगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट कोई टॉपिक देखेंगे और हम लोग फिर अगला टॉपिक पढ़ाई करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में तब तक हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक इसको नोट्स बना लीजिए। ओके।